लोग करेंगे यूरोपियन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड मर्केंटिलिज्म। तो let's start with Unit 2. Mercantilism was an economic theory and practice dominant in Europe from 16th to 18th century. It was based on the belief that nation wealth and power were best served by increasing export and accumulating precious metals, primarily gold and silver. Mercantilism एक ऐसा इकोनॉमिक थ्योरी है जो ये इस चीज़ पे बिलीव करता था कि एक नेशन का वेल्थ तभी बढ़ सकता है जब हम लोग ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और प्रीशियस मेटल गोल्ड सिल्वर को जितना से ज़्यादा स्टोर करेंगे। डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ मर्केंटिलिज्म। डेफिनेशन: मर्केंटिलिज्म इज एन इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन दैट emphasizes government regulation of the economy and to achieve a balance of export over import, thus increasing nation's wealth. तो मर्केंटिलिज्म जो है एक ऐसा इकोनॉमिक थ्योरी है जो एम्फसाइज करता है कि गवर्नमेंट को क्या रेगुलेशंस बनाना चाहिए एक इकोनॉमी को अचीव करने के लिए, कैसे एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए नेशन को, ताकि नेशन का जो वेल्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। फीचर्स ऑफ मर्केंटिलिज्म: बुलियनिज्म, द बिलीव दैट एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज एसेंशियल फॉर नेशन वेल्थ। तो मर्केंटिलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बुलियनिज्म पे, ये बिलीव करता है कि हम जो एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है वो नेशन वेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट है। एक्सपोर्ट सरप्लस, इनकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स टू अचीव अ ट्रेड सरप्लस। तो मर्केंटिलिज्म बोलता है कि एक्सपोर्ट जो है इनकरेजमेंट करना चाहिए और इंपोर्ट को डिस्करेजमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हैवी रेगुलेशन एंड स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमीज एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ट्रेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है मर्केंटिलिज्म में होना चाहिए। कहता है कि हमें हैवी रेगुलेशंस जो है वो नहीं लगाने चाहिए, स्टेट को कंट्रोल में रखना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी रेगुलेशंस लगाएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो आना चाहती है हो सकता है वो नहीं आए। कॉलोनियल एक्सपेंशन, colonies were seen as a source of raw material and market for the mother country manufactured goods. तो कॉलोनियल एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं जो मार्केट गुड्स में उस बहुत ज़्यादा हो गया था। वो लोग रॉ मटेरियल ले जाते थे अपने इंग्लैंड में या ब्रिटिश में और वहाँ जाके फिनिश प्रोडक्ट्स बना के फिर से वापस एशिया अफ्रीका में बेचते थे। नेविगेशन एक्ट, लॉस इंश्योरिंग दैट ट्रेड वाज कैरीड आउट यूजिंग द नेशंस ओन ओनशिप टू प्रोटेक्ट एंड एक्सपैंड नेशन शिपिंग इंडस्ट्रीज। नेविगेशन एक्ट्स पे भी मर्केंटिलिज्म फोकस करता है और बोलता है कि नेशन को अपना खुद का शिप स्टैब्लिश करना चाहिए, खुद का नेशन शिपिंग इंडस्ट्री होना चाहिए ताकि वो जितना भी ट्रेड एक्टिविटीज़ है वो खुद से ओन करे उसको। Monopolies and trade companies, the granting of monopolies to certain companies to control trade in specific areas or commodities. तो कुछ स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए कि मोनोपोली नहीं क्रिएट होना चाहिए ट्रेड में, एक कंट्रोल होना चाहिए कि डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो वहाँ पर आके ट्रेड कर पाएँ और वैसे ही प्रोडक्ट्स को बेच पाएँ। मर्केंटिलिज्म आइडियाज़ एंड पॉलिसीज़, क्या आइडिया? वेल्थ एज पावर, द वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इक्वेटेड विथ इट्स पावर ऑफ एंड इन्फ्लुएंसेस। मर्केंटिलिज्म बिलीव करता है, उसका आइडिया ये है कि वेल्थ एज पावर, क्योंकि जिसके पास वेल्थ है उसी के पास पावर है। जीरो सम गेम, इकोनॉमिक रिलेशंस वर व्यूड एज जीरो सम वेयर वन नेशन गेन्स वॉज अनदर नेशंस लॉस। तो जीरो सम गेम का मतलब क्या था? ये आइडिया था मर्केंटिलिज्म का, जिसमें था कि अगर एक नेशन का गेन है तो दूसरे नेशन का ऑफ कोर्स लॉस ही होगा। नेशनलिज्म, इकोनॉमिक पॉलिसीज वर डिजाइन टू बेनिफिट द नेशन स्टेट ऑफन एट एन एक्सपेंस ऑफ अदर नेशंस। तो नेशनलिज्म को भी प्रमोट हम लोग देखते हैं कि किया जाता है मर्केंटिलिज्म में, जो बोलता है कि एक नेशन स्टेट को बेनिफिट मिलना चाहिए अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो एट द एक्सपेंस ऑफ अदर नेशन। पॉलिसीज, क्या क्या पॉलिसीज होती है मर्केंटिलिज्म की? टैरिफ एंड ड्यूटीज, हाई टैरिफ एज एन इम्पोर्टेड गुड्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अगर कोई भी कंपनी बाहर से आके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टैब्लिश करना चाहती है तो टैरिफ और ड्यूटीज हाई होना चाहिए ताकि इम्पोर्ट गुड्स पे वो अफेक्ट ना करे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे वो अफेक्ट ना करे। सब्सिडीज़, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ टू सपोर्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और सब्सिडीज़ जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है मर्केंटिलिज्म में, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है और जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, यूज़ ऑफ कॉलोनीज फॉर रॉ मटेरियल एज ए मार्केट फॉर फिनिशिंग गुड्स। मर्केंटिलिज्म का एक और पॉलिसी था कि जो भी कॉलोनियल कंट्रीज़ है, जो भी कॉलोनीज़ का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ से आप रॉ मटेरियल लाइए और उसका फिनिश गुड्स करके
वापस उसको उसी मार्केट में बेच दीजिए। रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, कंट्रोल ओवर प्राइजेस, वेजेस एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर फेवरेबल ट्रेड एंड बैलेंस। तो एक रेगुलेशन मार्केट में होना चाहिए, प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए और एक स्टैंडर्ड प्राइस मेंटेन कर देना चाहिए कि ये चीज़ जो इस दाम में ही बिकेगी, इससे कम में या इससे ज़्यादा में नहीं बिकेगी। चेंजेस इन द नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड, हम लोग देखते हैं कि चेंजेस भी आता है ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड रूट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट्स लिंकिंग यूरोप विद एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका की वजह से हम लोग देखते हैं जैसे ही ट्रेड रूट्स जो है वेस्टर्न कंट्रीज़, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में जाती है, कनेक्ट करने लगती है, लिंक करने लगती है, तो एक न्यू ट्रेड रूट का फॉर्मेशन होता है और न्यू ट्रेड बिजनेसेस स्टार्ट होती हैं, जैसे कि स्पाइसेस का, जेम्स का, रॉ मटेरियल्स जो था एशिया अफ्रीका से अमेरिका ले जाया जाता था और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट फिर से वापस एशिया अफ्रीका में बेचा जाता था। डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, डिफरेंट जॉइंट स्टॉक कंपनीज का इंटरवेंशन भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई या फ्रेंच कंपनीज हो गई। ये लोग क्या कर रहे थे, पूलिंग ऑफ कैपिटल फॉर लार्ज ट्रेड वेंचर्स। ये कंपनीज कॉलोनीज में जाती थी, अपना ट्रेडिंग करती थी और एक लार्ज वेंचर जो है अपने नेशन के लिए क्रिएट कर रही थी। शिफ्ट फ्रॉम मेडिटेरियन टू अटलांटिक इकोनॉमी, द अटलांटिक इकोनॉमी बिकेम द फोकल पॉइंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड ड्रिवन बाय यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशन। हम लोग देखते हैं कि अटलांटिक इकोनॉमी जो है एक फोकल पॉइंट बन जाता है ग्लोबल ट्रेड के लिए, क्योंकि मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन जो था कि वहाँ से ट्रेड रूट्स जो थे वो कनेक्टेड थे, जो कॉलोनीज तक जाते थे यूरोप से लेके। मर्केंटलिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज, द डच रिपब्लिक। मर्केंटलिज्म कैसे यूरोपियन कंट्रीज में फैला, सबसे पहले डच रिपब्लिक में देखते हैं। कमर्शियल एम्पायर, द डच रिपब्लिक बिकेम अ मेजर ट्रेडिंग पावर विद एक्सटेंसिव कॉलोनियल पोजेशंस एंड पावर ऑफ नेवी। तो डच जो था वो सबसे पहले एक बहुत पावरफुल कॉलोनियल पोजेशन बन गया, उसका नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो ट्रेड रूट से जाके एशिया अफ्रीका में अपना रीजन्स को स्टैब्लिश कर लिया, अपना रिजीम को स्टैब्लिश किया। बैंकिंग एंड फाइनेंस, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्स्टर्डम स्टॉक्स एक्सचेंज एंड बैंक ऑफ द एम्स्टर्डम फैसिलिटेटेड ग्लोबल ट्रेड। हम लोग देखते हैं कि डच का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज से, बैंक से फैसिलिटेट करता था ग्लोबल ट्रेड को। इनोवेशन शिपिंग, इनोवेटिव शिपिंग, डच जो है अपने खुद का शिपिंग टेक्नोलॉजीज़ बना लिया था, जिसके वजह से वो मैरीटाइम ट्रेड को स्टैब्लिश कर दिया था। उसके लिए उन्हें दूसरे कंट्रीज़ पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। इंग्लैंड कैसे स्टार्ट करता है, तो नेविगेशन एक्ट्स, अ सीरीज ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट इंग्लिश शिपिंग एंड इंश्योर दैट ट्रेड विद कॉलोनीज बेनिफिट इंग्लिश। बहुत सारे इंग्लिश शिपिंग्स जो थे फैक्ट्रीज़ में बनते हैं और शिप्स बनते हैं, बट एक हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में बहुत सारे लॉस बनते हैं कि कैसे इंग्लैंड को कॉलोनीज़ में जाके आप ट्रेड कर सकते हैं, बट कैसे वो बेनिफिट करेगा इंग्लैंड को, इसके लिए बहुत सारे नेविगेशन एक्ट्स भी बनाए जाते हैं। कॉलोनियल एक्सपेंशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड कैरेबियन एंड द इंडियन। हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड जो होते हैं, इंग्लिश जो होता है वो नॉर्थ अमेरिका, इन कैरेबियन और इंडिया में जाके अपना कॉलोनीज़ को स्टैब्लिश करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सपोर्ट फॉर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज एंड इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू इन्हांस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं, जैसे कि कैसे इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्हांस हो पाए, प्रोडक्शन इन्हांस हो, एक्सपोर्ट इन्हांस हो उस कॉलोनीज़ का। फ्रांस में कैसे हम लोग देखते हैं कॉलोनियल का एक्सपेंशन होता है। Colbertism, named after the Jean Baptiste Colbert. This approach involved strict state control over economic, including the establishment of state-sponsored monopolies trade companies. हम लोग देखते हैं Colbertism जो है वो फ्रांस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनीज़ का इस्टेब्लिशमेंट में। ये नाम जो था जीन्स बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट के नाम पे दिया गया था। इस अप्रोच में क्या था कि स्टेट जो है वो कंट्रोल करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी स्टेट के बाहर होगी, जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन रोड्स, कैनाल्स एंड पोर्ट्स टू इम्प्रूव डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। हम लोग देखते हैं कि जो कॉलोनीज़ वो लोग बनाते हैं वहाँ पर भी जाके वो लोग कुछ डोमेस्टिक रोड्स, कैनाल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। अदर कंट्रीज़ में स्पेन एंड पोर्चुगल हम लोग पढ़ेंगे। फोकस ऑन एक्सप्लॉइटिंग द वेल्थ ऑफ देयर अमेरिकन कॉलोनीज, पर्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर। स्कैंडिनेवियन एंड जर्मन स्टेट, स्मॉलर स्केल मर्केंटलिस्ट प्रैक्टिस फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एंड रीजनल ट्रेड। हम लोग देखते हैं स्पेन और पोर्टुगल जो है वो मेनली फोकस करता है एक्सप्लॉइट करने में वेल्थ, किस चीज़ में, अमेरिकन कॉलोनीज़ का गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि अमेरिका जो था वो गोल्ड और सिल्वर में बहुत रिच था।
तो वेल्थ ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज पे वो लोग फोकस करते हैं। स्कैंडिनेवियन और जर्मन स्टेट क्या करते हैं, एक स्मॉल स्केल मार्केंटलिस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, मेनली इंडस्ट्रीज के लिए रीजनल ट्रेड करते हैं। नेचर ऑफ यूरोपियन एक्सपेंशन, कैसा नेचर था, माइग्रेशन, सेटलमेंट एंड मर्केंटलिज्म था नेचर यूरोपियन एक्सपेंशन का। वो लोग माइग्रेट कर रहे थे, दूसरी जगह जाके सेटल कर रहे थे, वहाँ पर मर्केंटलिज्म जो था वो कर रहे थे। कॉलोनियल सेटलमेंट कैसे हो रहा था, यूरोपियन स्टैब्लिश कॉलोनीज इन अमेरिका एंड अफ्रीका एंड इन एशिया ऑफन डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पॉपुलेशन। कॉलोनीज क्या कर रहे थे, यूरोपियन जा रहे थे, डिफरेंट कॉलोनीज बना रहे थे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में जाके, और वहाँ पर इंडिजिनस पॉपुलेशन पे को डिस्प्लेस कर रहे थे, या तो वो लोग वॉर से या तो वहाँ पर नेगोशिएशन से वो लोग अपना रिजीम स्टैब्लिश कर रहे थे। फोर्स्ड माइग्रेशन, द ट्रांसलांटिक स्लेव ट्रेड फोर्सिबली ब्रॉट मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स टू अमेरिकन्स टू वर्क इन प्लांटेशन एंड माइंस। हम लोग देखते हैं कि कैसे प्लेग के वजह से अमेरिका का पॉपुलेशन बहुत घट गया था, जिसकी वजह से उनको वर्कर्स की ज़रूरत थी, तो वो लोग स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं, अफ्रीका से जो लोग थे उनको खरीदते थे और फिर अपने प्लांटेशन माइंस में उनसे काम करवाते थे। प्लांटेशन इकोनॉमीज, कैश क्रॉप लेबर सिस्टम, कॉलोनी स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक शुगर, टोबैको, कॉटन विच वर एक्सपोर्ट्स टू यूरोप। तो हम लोग देखते हैं कि कॉलोनीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स का वो लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि शुगर, टोबैको, कॉटन का, ये सब कैश क्रॉप्स था और कैश क्रॉप के बिकने से ज़्यादा इनकम आती थी। तो ये लोग फिर वो लोग वहाँ तो कॉलोनीज में ये लोग बनवाते थे, बट ये लोग फिर एक्सपोर्ट कर देते थे यूरोप में, और यूरोप से फिनिश प्रोडक्ट्स कॉटन क्लोथ्स आता था। लेबर सिस्टम, रिलायंस ऑन स्लेव लेबर एंड इंडिपेंडेंचर टू मेंटेन हाई प्रोडक्शन लेवल इन प्लांटेशन। हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका से बहुत ज़्यादा नंबर्स में ले जाया जाता है स्लेव को थ्रू मरीन, और इसके मरीन से ले जाया तो जाता है उन लोगों को, बट जिस तरीके से ले जाया जाता है वो काफ़ी इनह्यूमन वे में ले जाया जाता है। स्लेवरी एंड स्लेव इकोनॉमीज के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। अटलांटिक स्लेव ट्रेड, अ ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम वेयर स्लेव्स वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिकाज, रॉ मटेरियल टू यूरोप एंड मैन्युफैक्चर गुड्स टू अफ्रीका। हम लोग देखते हैं कि अटलांटिक स्लेव ट्रेड जो है वो स्टार्ट होता है। ये ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम था जिसमें स्लेव जो थे वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे अफ्रीका से अमेरिका में, और रॉ मटेरियल को यूरोप में फिर से ले जाया जाता था, फिर मैन्युफैक्चर गुड्स जो था वो फिर अफ्रीका में पहुंचा दिया जाता था। तो एक ट्रायंगुलर क्रिएट किया गया था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था स्लेव ट्रेड का, स्लेवरी वॉज इंटीग्रल टू इकोनॉमिक सक्सेस टू कॉलोनियल प्लांटेशन एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट टू यूरोपियन इकोनॉमी। स्लेव ट्रेड की वजह से इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था, इकोनॉमिक हाइप हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ का, उन लोगों को सक्सेस मिला स्लेव ट्रेड के चलते। बैंकिंग एंड फाइनेंस, rise of banking, establishment of modern banking system including central banks and stocks exchange which facilitated large scale trade and investment। हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग में भी कॉलोनीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत जगह बैंकिंग सिस्टम नहीं था, तो वहाँ पर वो लोग बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेवलपमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू सपोर्ट कॉमर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो सब स्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि जो ट्रेड है अफ्रीका या अमेरिका का या अफ्रीका या यूरोप का या एशिया के साथ जो था तो वो कैसे मेंटेन होगा। तो ये सब चीज़ के लिए ये सब चीज़ भी इस्टेब्लिश किया जाता है। मर्चेंट कैपिटलिज्म क्या था, Transition from feudalism, the decline of feudalism and the rise of market-oriented economy where the merchants played a central role। feudalism के डिक्लाइन के बाद हम लोग देखते हैं कि mercantilism जो है वो ग्रोथ करता है, कैपिटलिज्म जो है मर्चेंट कैपिटलिज्म जो है वो ग्रो करता है। फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन के बाद कैपिटलिज्म का ग्रोथ होता है। कैपिटल एक्यूमुलेशन, मर्चेंट्स एक्यूमुलेटेड कैपिटल थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ अ वेल्दी मर्चेंट क्लास। हम लोग देखते हैं कि मर्चेंट्स जो है वो रिच थे, उन लोग पास कैपिटल था, तो वो लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर देते, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते ट्रेड में, जिसकी वजह से उनका जो वेल्थ था वो और ग्रो हो जाता है। कमर्शियल रिवोल्यूशन, अ पीरियड ऑफ यूरोपियन इकोनॉमीज एक्सपेंशन एंड कोलोनियलिज्म एंड मर्केंटिलिज्म मार्क्ड बाय द इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। हम लोग एक यूरोपियन इकोनॉमी में देखते हैं कि एक्सपेंशन होता है, कोलोनियलिज्म होता है, मर्केंटिलिज्म होता है। ये सब की वजह से ट्रेड और कॉमर्स जो है यूरोप का वो ज़्यादा बढ़ता है और इकोनॉमिक कंडीशन यूरोप का सही होता है। और कंक्लूजन, मर्केंटिलिज्म
significantly shaped the economic, political, and social landscape of early modern Europe. It drove colonial expansion, fostered the development of new economic practice, and laid the groundwork for the transition of modern capitalist economies. The mercantilism practices and the period has profound and long lasting and global trade economic system. हम लोग देखते हैं कि मर्केंटलिज्म जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूरोप को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशली शेप करने में, मॉडर्न यूरोप को। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉलोनियल एक्सपेंशन भी होता है, कैसे कॉलोनियल एक्सपेंशन एक न्यू इकोनॉमिक प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, स्लेव ट्रेड होता है, ये सब की वजह से क्या क्या न्यू चेंजेस आती है यूरोप में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का इमर्जेंस होता है, फ्यूडलिज्म ख़त्म होता है। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट 2 ख़त्म कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 3 करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।